नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, फिर आज का सेशन शुरू करें। आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। डी ग्रुप का बैच हमने शुरू किया है केवल 799 रुपए में। जल्दी आइए, जल्दी आइए, आज का सेशन शुरू करें। और सभी कैसे हो बता दीजिए, तैयारी कैसी चल रही है? पहले जो एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं वो सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। हमारी टीम से भी आपको मिलाएंगे और इसी 15 तारीख को हम मात्र केवल 799 रुपए में हमने डी ग्रुप का बैच शुरू किया है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए जल्दी 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 आज का सेशन शुरू करें। और एक बेहतरीन टीम से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो एक से बढ़कर एक महारथी हैं। डी ग्रुप के लिए हमने ये बैच निकाला है दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। बैटनोल ऐप पे हम मिलेंगे सारे। 15 जून से अपना जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं और अब हर रोज 3 से 4 घंटे आपकी क्लासें होगी। जो क्लासें पहले आ चुके हैं वो सारे प्रश्न हम करवाएंगे। शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक को और आज का पहला प्रश्न देख लीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए पहले प्रश्न का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। चलिए, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहां पे दिया था? श्रीमद् भागवत गीता, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ की बातें कर रहे हैं, तो बता दीजिए। ठीक है, देखिए कि हिंदू धर्म के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां पे दिया था? तो आप याद कीजिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, महान ग्रंथ, जिस ग्रंथ को नाम दिया जाता है, जरूर याद रखेंगे, महाभारत। मेरे दोस्तों, महाभारत के बारे में कहा जाता है कि महाभारत को किसने लिखा? तो महाभारत को जो लिखने का कार्य किया है वो वेद व्यास जी ने किया है, ये जरूर याद रखेंगे। वेद व्यास जी ने ये महान ग्रंथ लिखा है। वेद व्यास जी का वास्तविक नाम क्या था? तो जरूर याद रखेंगे, महर्षि कृष्ण देव पायन जी। महर्षि कृष्ण देव पायन जी, महर्षि कृष्ण देव पायन जी ने ये महान ग्रंथ लिखा था, जिन्हें हम वेद व्यास जी भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया था, संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया था। और इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाभारत नामक ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ में हमें कितने पर्वों का उल्लेख मिला? तो 18 पर्वों का उल्लेख मिला। जो छठे नंबर का पर्व है, यानी पर्व होते हैं यूनिट यानी अध्याय, जो छठे नंबर का पर्व है उसे नाम दिया गया है, जरूर याद रखेंगे, भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख भीष्म पर्व में ही मिलता है। और गीता का जो उपदेश दिया है वो ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया है। शाबाश, जबरदस्त आंसर सभी के। ज्योतिसर, ज्योतिसर नामक स्थान पर गीता का उपदेश दिया गया है। आप सभी को पता है कि ज्योतिसर की कहानी पढ़ें तो ज्योतिसर कहां पे है? हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है ज्योतिसर, ये जरूर याद रखेंगे। भीष्म पर्व में है श्रीमद् भागवत गीता। और गीता को किस भाषा में लिखा गया है? लैंग्वेज अगर पूछ ले तो देव भाषा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। अभी मैं एक विशेष प्रश्न लिख रहा हूं सभी के लिए, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता को जरूर याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में किसने लिखा? अंग्रेजी में, इंग्लिश में किसने लिखा? बता दीजिए। श्रीमद् भागवत
भागवत गीता को अंग्रेजी में किसने लिखा था? नेक्स्ट जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में किसने लिखा? ये जरूर याद रखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में लिखा था विलियम विलिकिंस ने। किसने? ये जरूर याद रखेंगे, विलियम विलिकिंस ने इसे अंग्रेजी में लिखा था। ये जरूर याद रखेंगे, विलियम विलिकिंस ने इसे अंग्रेजी में लिखा था। और संस्कृत में जो गीता को लिखने का कार्य किया है वो किसने किया है? तो वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने छठे पर्व में गीता का उल्लेख किया है। किस पर्व में है श्रीमद् भागवत गीता? तो जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, छठे पर्व में है। और गीता में किस चीज का उपदेश दिया गया है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में कि गीता में उपदेश दिया गया है, आया हुआ प्रश्न है, गीता में जो उपदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है, किस चीज का उपदेश दिया गया है? तो जरूर याद रखेंगे, कर्म का उपदेश दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो, तो मैंने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहां पे दिया था? तो ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। और ये ज्योतिषर कहां पे है मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। गीता किस ग्रंथ में लिखी गई है? तो महाभारत में गीता को लिखा गया है। ये जरूर याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में ये महान ग्रंथ लिखा गया है। और वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है? महर्षि कृष्ण देव पायन जी इनका वास्तविक नाम है। ये जरूर याद रखेंगे। और गीता में किस चीज का उपदेश दिया गया है? तो जरूर याद रखेंगे, कर्म का उपदेश दिया गया है। महाभारत को 18 पर्वों में लिखा गया है। महाभारत को कितने पर्वों में लिखा गया है? तो जरूर याद रखेंगे, महाभारत को 18 पर्वों में लिखा गया है। मगर विशेष प्रश्न, महाभारत के छठे पर्व में हमें गीता का उपदेश मिलता है। ये जरूर याद रखेंगे, कौन से पर्व में? छठे पर्व में। सतीश कुमार जी जांगरा साहब, राम राम, रेवाड़ी से, बड़ा अच्छा लगा सतीश जी। तो आज से हमने मैराथन क्लासें शुरू की है। हर रोज आपकी क्लासें होगी, कम से कम भी 3 से 4 घंटे क्लासें रहेगी। और 15 जून से हम एक नया बैच लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, डी ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, तो बैटनोल ऐप पे हम मिलेंगे। और ये ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया है, ये देख लीजिए। इट्स ओके, क्लियर? चलिए आगे वाला प्रश्न और आंसर दे दीजिए। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी, बता दीजिए भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पे है? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। भारत का प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी, जल्दी कमेंट कर दीजिए। डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारत का पहला डिफेंस रक्षा विश्वविद्यालय कहां पे है? अगर हम भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो आप सभी को पता है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों, उसका नाम है नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पे है? नालंदा विश्वविद्यालय, तो जरूर याद रखेंगे आपका नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये जरूर याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, स्थापना की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जरूर याद रखेंगे, कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश का एक शासक था, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा प्रश्न अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिए, हरियाणा, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हरियाणा के जुड़े हुए हैं और HSSC का प्रश्न बनाएं, तो ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय तो हम याद करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में हरियाणा को पहला विश्वविद्यालय दिया था। वो कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यानी KUK, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये जरूर याद
रखेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था, ये जरूर याद रखेंगे। ये कुरुक्षेत्र में है, आप सभी परिचित हैं, हरियाणा के जितने भी बंदे हैं वो इस यूनिवर्सिटी से परिचित हैं। मगर एग्जामिनर ने हमसे प्रश्न क्या पूछा कि पहला रक्षा विश्वविद्यालय, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी। शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारे गुरुग्राम में है। आप याद कीजिए, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पे अभी? गुरुग्राम में। और किस गांव में है? तो गुरुग्राम का कौन सा गांव है जहां पे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है? गांव का नाम है बिनोला। बिनोला, बिनोला गुरुग्राम में है पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये जरूर याद रखेंगे आप। पहला रक्षा विश्वविद्यालय, ये जरूर याद रखेंगे। भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सा था? नालंदा था, नालंदा बिहार में। हरियाणा का प्रथम कौन सा है? ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा भी एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा का बता दीजिए। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, जल्दी कमेंट कीजिए। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, जल्दी कमेंट कीजिए। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कमेंट कीजिए जल्दी से। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, कौन सा है भाई? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अब कहां पे है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये सोनीपत में है, ये जरूर याद रखेंगे। ये हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है, नेक्स्ट सोनीपत में, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न हमारे HSSC में पूछे जा चुके हैं और डी ग्रुप के लिए तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, थैंक यू भाई। चलिए आगे वाला प्रश्न दे दीजिए। नेक्स्ट, प्रहलाद शर्मा, बता दीजिए रेवाड़ी के। हाँ, रेवाड़ी से ही मेरे साथ सतीश जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए सतीश, ये प्रहलाद शर्मा किस क्षेत्र में, इनका समाचार पत्र कौन सा है? मैं आंसर आपसे ही चाहूंगा सतीश, आप बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, प्रहलाद शर्मा जो है बता दीजिए, ये रेवाड़ी के हैं प्रहलाद शर्मा, इनका समाचार पत्र का नाम बताइए। ये प्रश्न हमारी HSSC में 2 बार आ चुका है, हरियाणा जीके में 2 बार आ चुका है, जल्दी आंसर दे दीजिए सतीश, जल्दी से आंसर दे दीजिए, आपके रेवाड़ी का ही प्रश्न है, रेवाड़ी का ही प्रश्न है, आप याद कीजिए। तब तक मैं रेवाड़ी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, सतीश समय आंसर देता है तब तक। रेवाड़ी की बात करें तो बता दीजिए, रेवाड़ी हरियाणा का जिला कब बना था? क्या डेट थी? डेट थी 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी का गठन हुआ था, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, पानीपत, उसके बाद में कैथल, यमुनानगर और रेवाड़ी, ये 4 जिले एक साथ में बने थे। रेवाड़ी के बारे में कहा जाता है कि रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है, आप याद कीजिए, रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है? ये 1594 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, 1594 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रेवाड़ी फैला है। और रेवाड़ी की एक लोकेशन है, जिस लोकेशन को बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, धारूहेड़ा। जो धारूहेड़ा है उसकी कहानी पढ़ें तो आज वर्तमान समय में ये औद्योगिक नगरी कहलाती है धारूहेड़ा, ये जरूर याद रखेंगे। धारूहेड़ा क्या कहलाती है वर्तमान समय में? एक औद्योगिक नगरी। सतीश जी ने आंसर दे दिया है भाई, बड़ा अच्छा आंसर दिया है, मगर जरूर याद रखेंगे, जहां तक मेरा विचार है सतीश जी, इसका आंसर ए आना चाहिए, ये जरूर याद रखेंगे। ज्योतिषी, ज्योतिषी, इसका आंसर ए आना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जो आंसर दोगे हमें तो वही पसंद है मेरे दोस्त, मगर HSSC ने इसका आंसर ए किया था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। रेवाड़ी की बात कर रहा था मैं, 1 नवंबर 1989 को यह हरियाणा का जिला बना था। क्षेत्रफल कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर है। और धारूहेड़ा आधुनिक हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, जो किस नेशनल हाईवे पे स्थित है? कई बार पूछते हैं, तो नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसको नेक्स्ट पहले 8 नंबर नेशनल हाईवे कहते थे, ये औद्योगिक नगरी है, ये जरूर याद रखेंगे। रेवाड़ी का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? बता दीजिए। आरक्षित,
रेवाड़ी का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो बताइए कौन सा निर्वाचन क्षेत्र? बावल। जो बावल है वो आरक्षित सीट भी है, ये जरूर याद रखेंगे। रेवाड़ी से प्रश्न हमारे अच्छे बन जाते हैं भाई। इट्स ओके, क्लियर। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। आज का तीसरा प्रश्न, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों व तालाबों का नगर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किस नगर को? हाँ सही, शाबाश सतीश जी, आपका आंसर एकदम सही है, जबरदस्त आंसर है। चलिए बता दीजिए किस नगर को, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों व तालाबों का नगर कहते हैं? यमुनानगर को कहते हैं, कैथल को, नारनौल को या सोहना गुरुग्राम को? ये जरूर याद रखेंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। शाबाश, जबरदस्त आंसर आ रहा है बच्चों का। नारनौल, 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 बड़ा अच्छा आंसर। तो जरूर याद रखेंगे नारनौल को कहा जाता है, जबकि यमुनानगर को तो क्या बोलते हैं आप? याद कीजिए, यमुनानगर को क्या कहा जाता है भाई? यमुनानगर को तो नेक्स्ट पेपर सिटी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, पेपर सिटी, पेपर सिटी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, और गुरुद्वारों की भूमि जरूर याद रखेंगे, गुरुद्वारों की भूमि, गुरुद्वारों की भूमि किसे कहा जाता है? तो कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों की भूमि, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, ये जरूर याद रखेंगे। और सोहना तो गर्म पानी के चश्मे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, और नेक्स्ट, बावड़ियों का नगर किसे बोलेंगे? तालाबों का नगर किसे बोलेंगे? तो किसे बोलते हैं? बावड़ियों व तालाबों का नगर, ये जरूर याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को। आज से हर रोज़ अपने क्लासें शुरू कर दी हमने और हर रोज़ ये क्लासें रहेगी, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। हाँ, तो इस तरह से हमारे एग्जामों में पूछ लेते हैं। तो आप मेरे को बता दीजिए, गोल्डन सिटी किस शहर को कहते हैं? सोने की नगरी बता दीजिए। नेक्स्ट, सोने की नगरी, गोल्डन सिटी किस शहर को बोलते हैं? बता दीजिए जल्दी से। सोने की नगरी यानी गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, गोल्डन सिटी। थैंक यू। ठीक है, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, सोनीपत को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा की सेकंड कैपिटल, हरियाणा की दूसरी राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बता दीजिए। हरियाणा की दूसरी राजधानी, हरियाणा की दूसरी राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दूसरी राजधानी, जल्दी बताइए, हरियाणा की दूसरी राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट, हरियाणा की दूसरी राजधानी किस शहर को बोलते हैं? तो सेकंड कैपिटल बोला जाता है, जो हमारी वित्तीय राजधानी है, सेकंड कैपिटल। नेक्स्ट, किसे बोला जाता है? तो जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम। गुरुग्राम को हरियाणा की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, गुरुग्राम को हरियाणा की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। जबरदस्त आंसर, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज से हम आपके साथ रहेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। ये रहा, बॉलीवुड अभिनेता जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, बता दीजिए। सतीश कौशिक, सुनील ग्रोवर, जयदीप अहलावत, हरियाणा से संबंध रखने वाले ये बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हैं? बता दीजिए। हरियाणा, जो अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं वो बताइए, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा से संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं के नाम बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। शाबाश, ओके, जबरदस्त आंसर, जबरदस्त आंसर। यानी ये सारे के सारे हरियाणा से रखते हैं। सुनील ग्रोवर की बात करें तो आप याद कर लीजिए, सुनील ग्रोवर कहां से हैं? जो सुनील ग्रोवर है वो अपने डबवाली से हैं,
डबवाली सिरसा से हैं। डॉक्टर मसूर गुलाटी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। सुनील ग्रोवर डॉक्टर मसूर गुलाटी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं और ये अपने नेक्स्ट सिरसा डबवाली से संबंध रखते हैं। सतीश कौशिक की बात करें तो ध्यान कीजिए, सतीश कौशिक, नेक्स्ट सतीश कौशिक जो हैं हाल ही में शायद इनका निधन हुआ था और सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। हरियाणा फिल्म अकादमी के चेयरमैन भी रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा सिनेमा अकादमी के चेयरमैन, अकादमी के अध्यक्ष, हरियाणा अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। आपके सतीश कौशिक, ये जरूर याद रखेंगे। और जयदीप अहलावत भी अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो इस तरह से अभिनेता जयदीप अहलावत भी अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं। ये सारे के सारे प्रसिद्ध अभिनेता हमारे हरियाणा से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब एक मैं विशेष नाम आपको लिखता हूं, बता दीजिए। आपने एक नाम सुना है सुनील दत्त, ये जो सुनील दत्त है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जिले का नाम बताइए। सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जल्दी से बता दीजिए। सुनील दत्त की बात करें तो सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? हाँ, कौशिक मेरे पड़ोसी हैं। हाँ जी सही बात है, आपके पड़ोसी हैं, सही एकदम। आप रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से आपके पड़ोसी हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सुनील दत्त बताइए किस जिले से संबंध रखते हैं? जिले का नाम क्या है? तो जरूर याद रखेंगे यमुना नगर। बता दीजिए ओमपुरी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ओमपुरी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो जिले का नाम जरूर याद रखेंगे अंबाला। फिर चलिए जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो जूही चावला भी अपने अंबाला से संबंध रखती हैं, ये जरूर याद रखेंगे अंबाला। फिर उसके बाद में चलिए सुभाष घई, बता दीजिए सुभाष घई किस जिले से संबंध रखते हैं? जल्दी बताइए। सुभाष घई अपने रोहतक से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं भाई? रोहतक से। बहुत ही फेमस नाम है रणवीर सिंह हुड्डा, बता दीजिए। रणवीर सिंह हुड्डा साहब उभरते हुए बहुत ही शानदार अभिनेता। नेक्स्ट रणवीर सिंह हुड्डा कहां से संबंध रखते हैं? तो रणवीर सिंह जी हुड्डा भी कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं। वर्तमान भारत के सबसे बड़े पार्श्व गायक बता दीजिए। सोनू निगम कहां से संबंध रखते हैं? तो सोनू निगम की बात करें तो सोनू निगम अपने संबंध रखते हैं फरीदाबाद से। कहां से संबंध रखते हैं भाई? फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। बता दीजिए सुरेंद्र शर्मा कहां से संबंध रखते हैं? सुरेंद्र शर्मा कहां से संबंध रखते हैं? तो जल्दी बताइए। सुरेंद्र शर्मा कहां से? तो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं सुरेंद्र शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे महेंद्रगढ़ से। तो इस तरह से ये कुछ और भी अभिनेता हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपना नाम कमाया है। ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है और एग्जामिनर यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनाता है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सिनेमा का टॉपिक, ये मैं आपको करवाऊंगा। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? आप याद कीजिए, धरती। हरियाणा की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कौन सी थी? वीरा शेरा। बहुत सारी बातें हम सिनेमा की करेंगे और सिनेमा से हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। संदीप नैन, हाँ ओके संदीप, आपका आंसर जबरदस्त है संदीप, आपने सही दिया, फरीदाबाद। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। रामकोर, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बता दीजिए रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से है? जल्दी बताइए, रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करो। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से है? संदीप, सतीश, जल्दी आंसर दे दीजिए। और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बच्चे भाई आप है ना
कमेंट में कंजूसी मत किया करो, कमेंट में कंजूसी मत किया करो भाई, ठीक है। बताइए रामकोर का संबंध, ये प्रश्न आपके एचएसएससी में 2 बार आ चुका है। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। छछरौली यमुनानगर। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो जरूर याद रखेंगे छछरौली यमुनानगर, छछरौली यमुनानगर। छछरौली की बात करें तो छछरौली को आप याद कीजिए हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है, हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है। मैं अब क्लास ले रहा हूं, यहां पे भी बारिश हो रही है दोस्तों, आपके भी यहां पे बारिश हो रही होगी शायद, ये जरूर याद रखेंगे। हाँ संदीप, आपका आंसर एकदम सही है संदीप, जबरदस्त आंसर दिया। पर मैं कहूं कि छछरौली को क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरा पूंजी। और याद कीजिए हमारे भी अब बारिश हो रही है और आपके भी हो रही होगी, ये जरूर याद रखेंगे। तो छछरौली बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है, यमुनानगर में है। और रामकोर है वो कहां से संबंध रखते हैं? छछरौली से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, बड़ा ही फेमस नाम है, आप सभी परिचित हो, बता दीजिए। सवेता हुड्डा, सवेता हुड्डा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? बताइए सवेता हुड्डा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल भी जीता है, श्वेता हुड्डा, वाइफ ऑफ दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कहां से संबंध रखते हैं? तो जरूर याद रखेंगे रोहतक से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं भी? रोहतक से, ये जरूर याद रखेंगे। चलो बता दीजिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और फेमस नामों को लेके आते हैं, ठीक है। एनीवन? सतीश कुमार, सतीश कुमार, बताइए सतीश कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? जल्दी बताइए सतीश कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए सतीश कुमार। ओके वजीर, थैंक यू थैंक यू। सतीश कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? तो जरूर याद रखेंगे जूडो से संबंध रखते हैं। किस खेल से भाई? जूडो से। चलो बता दीजिए पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जल्दी बताइए, आया हुआ प्रश्न है, पंडित श्रीराम शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध है? थैंक यू वजीर, आपने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, हमें भी पता है मेरे भाई। चलो पंडित श्रीराम शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जल्दी बता दीजिए, जिला कौन सा है इनका? झज्जर, झज्जर, ठीक है। आजकल बड़ा जिक्र चल रहा है रेसलर का, हाँ सही है संदीप, आजकल बड़ा जिक्र चल रहा है रेसलर का। तो बता दीजिए नेक्स्ट, बहुत ही फेमस नाम है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। ये वर्तमान भारत के सबसे युवा रेसलरों में से एक और आजकल बड़े ज्यादा चर्चा में है विनेश फोगाट। फिर आप याद कीजिए साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, और आप याद कीजिए बजरंग पूनिया। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, इस बार आपको एग्जाम में दिखाई देंगे ये रेसलर, ठीक है। विनेश फोगाट अपने चरखी दादरी से हैं, चरखी दादरी पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक अपने रोहतक से हैं, पहली महिला रेसलर जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया अपने झज्जर से हैं। इस तरह से बजरंग पूनिया तो आपको पता है, ये तो बहुत ही बड़े रेसलर हैं, इनसे तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, हाँ जी ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक नाम लिख देगा, जैसे एग्जामिनर ने आपको नाम लिखा भी रामकोर किस जिले से, तो कोई भी एक व्यक्ति का नाम लिख सकता है और आपसे पूछ सकता है ये किस जिले से, तो जो फेमस नाम है वो आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, आ गया ये प्रश्न, आंसर दे दीजिए जल्दी से। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला,
हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला ये प्रसिद्ध फिल्म कब बनी? जल्दी कमेंट कीजिए, मैं अभी बता रहा था आपको। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला, जल्दी बताइए। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हो, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं शुभ सूचना दे देता हूं कि 15 जून से केवल 799 रुपए में फीस देखिए हमने फीस रखी है केवल 799 रुपए में। ये जरूर याद रखेंगे। कितनी फीस रखी है भाई? 799 रुपए रखी है हमने फीस। और डी ग्रुप के लिए आपके लिए बैच लेके आए हैं। और कहां पे? तो बैटनोल ऐप पे। ये जरूर याद रखेंगे। 15 जून से हम हमारा जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं। लाइव प्लस वीडियो होगी, इसके साथ में आपको सभी के नोट्स भी प्राप्त होंगे। तो जितने से ज्यादा बच्चे उनके पास ये शेयर कीजिए। फीस देखिए मात्र 799 रुपए फीस रखी है हमने, केवल 799। डी ग्रुप का बैच है और टिल एग्जाम तक रहेगा। ये सारे टीचर्स आपको अलग अलग सिलेबस करवाएंगे, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, हरियाणा हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपकी रीजनिंग हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। जो डी ग्रुप का सिलेबस आया है, सिलेबस के अनुसार चलेंगे हम। जो सिलेबस में लिखे गए हैं वो सारे टॉपिक करवाएंगे। इट्स ओके, क्लियर? चलो आ जाइए वापिस टॉपिक पे। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला, तो कहानी पढ़ लीजिए, कहानी बता देता हूं। ओके सतीश, संदीप, शाबाश। चलो, तो एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिए। मैं 3 प्रश्न लिख रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1, हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म, ठीक है, ये फिल्म कौन सी है? हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। तो हमने लिखा हरियाणा की पहली फिल्म। फिर हमने लिखा हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म, हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म, पहली रंगीन फिल्म, रंगीन फिल्म, हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, हरियाणा की पहली, जरूर याद रखेंगे, पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। ये मैं प्रश्न अलग अलग लिख रहा हूं, आपको अलग अलग याद रखने हैं। हरियाणा की पहली सफल फिल्म, पहली सफल फिल्म, या फिर इसको मैं सफल फिल्म। चलो एक और प्रश्न लिख लेंगे हम, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा की पहली सफलतम मूवी। ये प्रश्न देखिए, इनके आंसर अलग अलग मिलेंगे सभी के आपको। हरियाणा की पहली सफलतम, ये सुपर डुपर हिट हुई थी, सफलतम, सफलतम फिल्म। देखिए ये प्रश्न आपको एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसे नहीं है, इनको ध्यान से पढ़िए और देखिए, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो जरूर याद रखेंगे 1968 में बनी थी। कौन सी थी? धरती। हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी, ये जरूर याद रखेंगे, हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला 1970, हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला 1970, और ये रिलीज 1974 में हुई थी। रिलीज डेट क्या है? 1974 में, बनी 1970 में थी, ये जरूर याद रखेंगे। तो HSSC ने इसका आंसर रखा है ए। फिर हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी 1973, और फिल्म का नाम था, जरूर याद रखेंगे, वीरा शेरा। कौन सी फिल्म थी? वीरा शेरा। और हरियाणा की पहली सफल मूवी कौन सी थी? तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा की पहली सफल मूवी थी 1983 में, और फिल्म का नाम था नेक्स्ट बहू रानी। क्या नाम था? बहू रानी। ये जरूर याद रखेंगे, बहू रानी। फिर हरियाणा की पहली सुपर डुपर हिट मूवी,
यानी हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे फेमस फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे फेमस फिल्म है 1984 और फिल्म का नाम है, जरूर याद रखेंगे, चंद्रावल। कौन सी फिल्म है भाई? चंद्रावल, जो 1984 में बनी। ये सारे प्रश्न आप इसी तरह से याद कर लीजिए। गुरप्रीत, थैंक यू गुरप्रीत। हाँ आनंद, शाबाश, जबरदस्त आंसर, ठीक है। हाँ चंद्रावल सही आंसर, जबरदस्त आंसर सभी के। हाँ तो ये जरूर याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या आया? हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानीवाला कब प्रदर्शित हुई? ठीक है, तो 1970 में ये बनी और रिलीज 1974 में हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे आप। 1970 में ये बनी और रिलीज कब हुई थी? 1974 में रिलीज हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। ये हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी। अब इसी तरह से एग्जामिनर ने पूछा कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी? धरती 1968 में बनी। फिर हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म 1970 में बनी, हरफूल सिंह जाट जुलानीवाला। हरियाणा की पहली फिल्म जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, वीरा शेरा, और कब बनी है वीरा शेरा? 1973 में बनी है। ये जरूर याद रखेंगे। फिर हरियाणा की पहली सफल मूवी, हिट मूवी और सुपर डुपर हिट मूवी, ये जरूर याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सर शादीलाल, सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर दे दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर दे दीजिए। जबरदस्त प्रश्न है। मैं बताऊं 100% आपके टॉपिक में ये प्रश्न आएगा इस बार पेपर में। चाहे आप सीईटी मैन दे दीजिए और चाहे आप डी ग्रुप वाला दे दीजिए, हर ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं, भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका आभार व्यक्त करता हूं। बैटनोल ऐप पे आपका स्वागत करता हूं। आंसर दे दीजिए जल्दी से। सर शादीलाल जी को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? सर शादीलाल जी को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? बता दीजिए। सर शादीलाल जी से हर बार एक प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों। ओके आनंद, शाबाश, जबरदस्त आंसर। हाँ आनंद ने आंसर दिया भी 1909। जल्दी जल्दी और कीजिए। सर शादीलाल जी को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? लाइक, शेयर और कमेंट में कंजूसी मत कीजिए। सतीश कह रहा है सर 1920 में दी गई थी। सतीश ने 1920 बोला है। हाँ आपके रेवाड़ी से थे राय बहादुर जी। सर शादीलाल जी आपके रेवाड़ी से। सर शादीलाल जी के मैं 3-4 प्रश्न बनाऊंगा और आपको एग्जामों में दिखाई देंगे। आइए सर शादीलाल जी की कहानी पढ़ें तो ध्यान दीजिए। सर शादीलाल जी के बारे में कहा जाता है, सर शादीलाल, सर शादीलाल जी के बारे में कहा जाता है कि सर शादीलाल जी का जन्म हुआ था 1874 में और इनका निधन हुआ था, जरूर याद रखेंगे, 1941 लिखती है बुकें, मगर विकिपीडिया पे लिख रखा है 1945 में। ये जरूर याद रखेंगे। सर शादीलाल जी का जन्म 1874 में और निधन 1941 बुकों में लिख रखा है, विकिपीडिया वगैरह पे 1945 लिख रखा है। ये जरूर याद रखेंगे। हाँ ओके ठीक है। फिर इनके बारे में कहा गया कि ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे, रेवाड़ी में। 1909 की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। आनंद ने जो आंसर दिया वो एकदम सही आंसर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। 1909 में ये पंजाब विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। पंजाब विधान परिषद के लिए इन्होंने कार्य किया था। पंजाब विधान परिषद के लिए इन्होंने कार्य किया था, तो इन्हें सर की उपाधि दी गई थी, यानी राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी। मगर ध्यान दीजिए 1920 से लेकर 1934 पंजाब उच्च न्यायालय में यानी पंजाब हाई कोर्ट, जो पंजाब हाई कोर्ट है वो कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे लाहौर में।
पंजाब हाईकोर्ट कहां पे? लाहौर में। पंजाब उच्च न्यायालय में इन्होंने, जरूर याद रखेंगे, पंजाब उच्च न्यायालय में इन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, कार्य किया। और कार्य करने वाले पहले भारतीय, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय, ये जरूर याद रखेंगे। सर सादीलाल जी, विशेष नाम है। 1909 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1909 में। अमित, आपने आंसर डिलीट मार दिया, मेरे को दिखाई नहीं दिया, ठीक है। हाँ शाबाश, आर के आपका आंसर सही है। तो इन्हें कब उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो जरूर याद रखेंगे 1909 में। सर सादीलाल जी कहां से संबंध रखते थे? ये रेवाड़ी से संबंध रखते थे और पंजाब विधान परिषद के लिए इन्होंने कार्य किया था 1909 में। तो इस कार्य को देखकर इन्हें राय बहादुर और सर की उपाधि दी गई थी। इनकी विशेषता क्या है? विशेषता से बड़े प्रश्न ये बनेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। 1920 से 1934, ध्यान दीजिए, 1920 से 1934 इन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किया और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय थे। ये न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय थे, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। गणेश चतुर्थी उत्सव कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, गणेश चतुर्थी उत्सव, गणेश चतुर्थी उत्सव कब मनाया जाता है? बता दीजिए। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, कार्तिक अमावस्या, भाद्र पक्ष अष्टमी, चैत्र शुद्ध अष्टमी। ओहो, आंसर एक ही है भाई, आंसर एक ही है। प्रश्न आसान है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। ओके ओके, शाबाश शाबाश आर के, आपका आंसर एकदम सही है। क्योंकि मैंने कहा चतुर्थी लिख रखा है, तो चतुर्थी तो एक में ही है, एक में ही है बस। आनंद ध्यान दीजिए, चतुर्थी चौथ को बोलते हैं अपने ग्रामीण भाषा में। तो चतुर्थी तो ऑप्शन ये किया है, ये देख लो, ये अमावस्या, ये अष्टमी है, ये अष्टमी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। ये प्रश्न तो ऐसा लग रहा है जैसे रीजनिंग का है, इतना आसान प्रश्न है भाई। ध्यान दीजिए, चतुर्थी लिख रखा है, चतुर्थी तो ऑप्शन ये किया, भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी। तो ये जरूर याद रखेंगे, बड़ा ही आसान प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न भी गलत होते हैं तो कोई इलाज नहीं है भाई। हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं हीरालाल चिनारिया। हीरालाल चिनारिया, बाबूदयाल शर्मा, कल्पना चावला, उपयुक्त सभी। जल्दी कमेंट कीजिए। ओके सतीश, कल मिलते हैं। हर रोज ये मैराथन क्लासें रहेगी। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बड़ा अच्छा लगा। वैसे YouTube पे ये क्लासें रिकॉर्डेड भी रहेगी, आप उसी समय भी देख सकते हो। चलो जल्दी दीजिए आंसर। शाबाश शाबाश आनंद। ओके आर के, यानी हीरालाल जी चिनारिया भी अपने हरियाणा से, बाबूदयाल शर्मा भी अपने हरियाणा से और ग्रेट कल्पना चावला भी अपने हरियाणा से। ठीक है, जो हीरालाल जी चिनारिया है, बाकी इनके बारे में तो आपने सुना है, पर हीरालाल जी चिनारिया के बारे में एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जरूर याद रखेंगे। जो ये हीरालाल जी चिनारिया है, ध्यान दीजिए, हीरालाल या हीरा सिंह चिनारिया, हीरा सिंह चिनारिया, इनके बारे में एक बहुत ही रोचक प्रश्न बन जाता है। और यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा में बोलते दौरान
जरूर याद रखेंगे, लोकसभा में बोलते समय इनका निधन हो गया था। बोलते समय इनका निधन हो गया था। ये जरूर याद रखेंगे, लोकसभा में बोलते समय इनका निधन हो गया था। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न एक बार एचएसएससी में बन चुका है कि किस व्यक्ति का निधन लोकसभा में बोलते समय हुआ, तो हीरा सिंह चिनारिया का नाम आप जरूर याद रखेंगे। हेलो, एक मिनट भाई दोस्तों। हाँ बोलो, क्लास में हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न हमारी एचएसएससी में आया था। उस समय कुछ बच्चों का ये प्रश्न गलत हो गया था कि लोकसभा में बोलते समय किस व्यक्ति का निधन हो गया था, तो हीरा सिंह जी चिनारिया थे। लोकसभा में बोलते समय इनका निधन हो गया था, ये जरूर याद रखेंगे। बाबू दयाल शर्मा आपको पता ही है, ये महान समाज सेवी और पत्रकार थे। और कल्पना चावला के बारे में आप सारे परिचित हो। कल्पना चावला अपने करनाल से संबंध रखती, और कल्पना जी, ग्रेट कल्पना जी के बारे में कहते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला थी। ये जरूर याद रखेंगे। कल्पना चावला के बारे में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था और 1 फरवरी 2003 को इनका निधन हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। 1997 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। जबकि विश्व की पहली महिला का नाम पूछ लेते हैं तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा, ये वैलेंटाइन तेरेस्कोवा 1963 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और किस देश से संबंध रखती थी? रशिया से। ये जरूर याद रखेंगे। भारत की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, उनका क्या नाम था? ग्रेट पर्सनैलिटी कल्पना चावला। और महान समाज सेवी व पत्रकार बाबू दयाल शर्मा और हीरा सिंह चिनारिया की कहानी मैंने आपको बताई, बहुत ही रोचक कहानी है, इनसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, वट वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान, अपना पहला प्रश्न यही था भाई। अपना पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न यही था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। चलो आंसर दो इसका। वट वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया, आप बता दीजिए जिसका संबंध किस नगर से है? पेवा से, मानेसर से, ज्योतिसर से या अमीन गांव से? अमीन गांव आपका है कुरुक्षेत्र में, ध्यान दीजिए। अमीन गांव आपका है किस जिले में भाई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। और एचएसएससी काफी बार पूछती है अदिति मंदिर। अदिति मंदिर कहां पे है? अदिति मंदिर, तो जरूर याद रखेंगे अदिति मंदिर आपका अमीन गांव में है। अभिमन्यु की पत्नी थी अदिति। अदिति जी का मंदिर कहां पे है? तो ये जरूर याद रखेंगे अमीन गांव में है। और अमीन गांव कहां पे? अपना कुरुक्षेत्र में। जल्दी आंसर दीजिए। ये प्रश्न सबसे पहले करवाया था मैंने। ओके, सभी का आंसर सही है। ये तो आसान सा प्रश्न है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। ज्योतिसर नामक स्थान पर गीता का उपदेश दिया गया था। और गीता का उपदेश किसने दिया था? तो जरूर याद रखेंगे गीता का उपदेश दिया था माधव ने दिया था। किसे? तो किसे दिया था? जरूर याद रखेंगे पार्थ को। माधव किसे कहा गया? तो माधव वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। किसे दिया था? तो जरूर याद रखेंगे अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। माधव ने पार्थ को दिया था गीता का उपदेश। और श्रीमद् भागवत गीता की कहानी देखें तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता में कितने अध्याय हैं। अध्याय की बात करें तो बता दीजिए गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। और गीता में श्लोक कितने हैं? तो बता दीजिए श्लोक कितने हैं गीता में? तो जरूर याद रखेंगे 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ये जरूर याद रखेंगे 700। गीता को लिखने का कार्य किसने किया है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है। ये आज का पहला प्रश्न था, मैंने बताया था। पर एक प्रश्न विशेष बता देता हूं, ध्यान दीजिए कि गीता की शुरुआत किस वार्तालाप से होती है? श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत
शुरुआत किस वार्तालाप से होती है? वार्तालाप रूप याद रखेंगे, गीता की शुरुआत किस वार्तालाप से? तो जरूर याद रखेंगे धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से गीता की शुरुआत होती है। हाँ 700 सही आनंद, आपका आंसर धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से गीता की शुरुआत होती है। यह प्रश्न हमारी एचएसएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिए। एग्जामिनर प्रश्न पूछ चुका है कि गीता की शुरुआत किसके वार्तालाप से होती है। तो किसके वार्तालाप से गीता की शुरुआत होती है? धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से। गीता में है किसका वार्तालाप? तो जरूर याद रखेंगे किसका वार्तालाप है? माधव और पार्थ का वार्तालाप है, यानी श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है। यह जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। पेवा अपना सरस्वती नदी के किनारे बसा कुरुक्षेत्र में है और मानेसर अपना गुरुग्राम में है। तो श्रीमद् भागवत गीता से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। स्वामी रामदेव, जल्दी बताइए, जबरदस्त प्रश्न है। स्वामी रामदेव की कहानी आप सभी परिचित हैं, बता दीजिए स्वामी रामदेव। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके ओके, स्वामी रामदेव के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, आप याद कीजिए स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव का जन्म कब हुआ? स्वामी रामदेव का जन्म, तो स्वामी रामदेव का जन्म हुआ मेरे दोस्तों 25 दिसंबर 1965 को इनका जन्म हुआ। ये जरूर याद रखेंगे। गांव का नाम क्या है? तो सैयद अलीपुर। जो ये सैयद अलीपुर है, ये कहां पे है? तो सैयद अलीपुर जो आपका है वो महेंद्रगढ़ में है, ये जरूर याद रखेंगे। स्वामी रामदेव कहां से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म कब हुआ स्वामी रामदेव का? 25 दिसंबर 1965 को। फिर तीसरा प्रश्न क्या है निकल के? आज पूरे विश्व में, तो इनका जिला, गृह जिला कौन सा हो गया? महेंद्रगढ़। आज पूरे विश्व में ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आज पूरे विश्व में इन्हें योग पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? योग पुरुष कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये जरूर याद रखेंगे। इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और इनके गुरु का नाम बता दीजिए, इनके गुरु का नाम कमेंट कीजिए जल्दी से। इनके गुरु का नाम बताइए, इनके गुरु का नाम। स्वामी रामदेव के गुरु का नाम, स्वामी रामदेव के गुरु का नाम, तो जरूर याद रखेंगे आचार्य बलदेव। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव। और आचार्य बलदेव को हम स्वामी शंकरदेव भी कहते हैं, स्वामी शंकरदेव भी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। आचार्य बलदेव को हम स्वामी शंकरदेव भी कहते हैं। तो स्वामी रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते। इनका जन्म कब हुआ? तो जरूर याद रखेंगे 25 दिसंबर 1965 को। और कौन सा गांव है? सैयद अलीपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़ से ये संबंध रखते हैं और विश्व में योग पुरुष कहते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से जिले नहीं आते हैं? तो एक छोटी सी सीरीज बना लीजिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 कर देंगे। नंबर 1 पलवल, नंबर 2 मेवात,
नंबर 3 गुरुग्राम, नंबर 4 रेवाड़ी, नंबर 5 फरीदाबाद, नंबर 6 झज्जर, नंबर 7 सोनीपत, सोनीपत। ठीक है, नंबर 8 और नंबर 9। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पलवल हो गया, मेवात हो गया, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया। फिर चलिए कौन कौन सा जिला? रोहतक, और एक कौन सा जिला हो गया? महेंद्रगढ़। चलिए पहले सीरीज बनाइए कि आज कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में हैं। 1 मिनट, जल्दी से सीरीज बनाइए। पहले 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में होते थे। कितने जिले होते थे पहले? 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में होते थे। मगर आज की मैं बात करूं, वर्तमान समय की मैं बात करूं, तो आज जो एनसीआर क्षेत्र में है केवल 9 ही जिले हैं। ये जरूर याद रखेंगे। यानी 29% भूभाग है। हरियाणा का 29% भूभाग है एनसीआर में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना है कितना परसेंट भूभाग है भाई? 29% भूभाग है। ये जरूर याद रखेंगे। पहले हरियाणा का कितना परसेंट भूभाग था? तो पहले हरियाणा का 57% भूभाग था। ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। एग्जामिनर इस सीरीज से बहुत जबरदस्त प्रश्न बनाता है और अभी ये चेंज हुआ है तो इसलिए ये विशेष है। ये पूरा प्रश्न आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें तो एनसीआर से जुड़े हुए प्रश्न हमारे बन जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो अपने 5 जिले थे उन्हें एनसीआर क्षेत्र से हटा दिया गया था। कितने जिलों को भाई? 5 जिलों को एनसीआर क्षेत्र से हटा दिया गया था। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो आज कितने जिले हैं एनसीआर क्षेत्र में? तो एनसीआर क्षेत्र में आज 9 जिले हैं। ये जरूर याद रखेंगे। एक डाउट था मेरे, वो डाउट मैंने क्लियर कर लिया। चलिए, जो ये महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ के स्थान पर आपका कौन सा हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा भाई। सॉरी भाई, ये महेंद्रगढ़ के स्थान पर पानीपत हो जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पानीपत। तो आज हरियाणा का कितना परसेंट भूभाग? ये जरूर याद रखेंगे। आज हरियाणा का 29% भूभाग। हरियाणा का जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का एनसीआर में हरियाणा का 29% भूभाग है। 29% भूभाग है आज हरियाणा का। और हरियाणा के कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और रोहतक। एनसीआर में 9 जिले हैं। अब देखिए ध्यान से, रोहतक, सोनीपत, करनाल, करनाल नहीं है। रोहतक, जींद, करनाल, तो अपना जींद और करनाल दोनों ही नहीं है। रोहतक, झज्जर, जींद ये भी नहीं है। और ये प्रश्न है दोस्तों बहुत पुराना। ये प्रश्न, हाँ 1 मिनट सुनिए, ये हो गया डी ऑप्शन हो गया भाई। इसका डी ऑप्शन सही बैठ गया। आप देख लीजिए, रोहतक भी है एनसीआर में, झज्जर भी है एनसीआर में और मेवात भी एनसीआर में। तो इसका ऑप्शन डी हो गया भाई। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। ओके डन। पहले मैंने सोचा शायद इसमें से कोई भी नहीं होगा, पर हकीकत में देखिए इन 9 में से एक तो देखो ध्यान से, झज्जर रहा, ये रहा झज्जर। एक वो देखो ध्यान से, रोहतक रहा। आपका झज्जर के बाद कौन सा रहा? रोहतक, ये रहा रोहतक। और एक ये रहा मेवात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स ओके, क्लियर? कोई डाउट? आज 29% भूभाग है। पहले हरियाणा के 14 जिले थे। पहले हरियाणा के कितने जिले थे? 14 जिले। ये जरूर याद रखेंगे। पहले हरियाणा के एनसीईआर, ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे एनसीआर में 14 जिले थे। 14 जिले थे और 57%
भूभाग था, भूभाग था। ठीक है, ये पुराना प्रश्न है। अभी जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के 9 जिले एनसीआर में हैं। आज हरियाणा के 9 जिले एनसीआर में हैं और वो 9 जिले ये हैं, मैंने भी कंफर्म कर लिया कोई गलती न हो जाए, तो इसलिए ये 9 जिले हैं। कौन से? पलवल, उसके बाद में मेवात, उसके बाद में गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और रोहतक। ठीक है, जो आपका महेंद्रगढ़ था एनसीआर से बाहर हो गया, भिवानी एनसीआर से बाहर हो गया, चरखी दादरी एनसीआर से बाहर हो गया, फिर उसके बाद में जींद एनसीआर से बाहर हो गया और करनाल एनसीआर से बाहर हो गया। ये 5 जिले एनसीआर से बाहर हो गए और आज एनसीआर में ये आपके 9 जिले हैं। ये सीरीज और ये चित्र जरूर याद रखेंगे। इस बार आपको एग्जामों में 100% ये प्रश्न दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रश्न चेंज हुआ है, तो चेंज होती है वो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, तो जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह, सर छोटू राम? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए कमेंट। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई? जल्दी बताइए, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह और सर छोटू राम। तो आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है दोस्तों। आप याद कीजिए, मेरे बाद राजीव सर आएंगे, वो मैथ की क्लास लेंगे और फिर उनके बाद पूनिया साहब आएंगे और वो साइंस करवाएंगे आपको। तो हमारी जो ये टीम है बेहतरीन टीम है, आप पूरी टीम से मिलिए। मैं कहूं हमने नाम मात्र की फीस रखी है 799 रुपए, मगर जब आप टीम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये फीस तो बहुत ही कम रखी है आपने। केवल 799 रुपए फीस रखी है हमने डी ग्रुप की, और टीम बहुत जबरदस्त है, तो एक से एक महारथी है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मेरे बाद राजीव सर की क्लास रहेगी लगभग 1.25 घंटे की, ये 1.25 घंटे की क्लास मेरी है, और फिर लगभग आपको 1.25 से 1.5 घंटे पूनिया साहब पढ़ाएंगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों करवाते हैं। मैं बताऊं नॉर्थ इंडिया में तीनों करवाने वाले महारथी आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप मिलेंगे पूनिया साहब से, और राजीव सर मेरे बाद मैथ करवाएंगे। हरियाणा जी के अपना चल ही रहा है। चलो तो बता दीजिए नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिशों पर? तो आप याद कीजिए, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, और तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे सरदार हुकुम सिंह। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरी जो लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक थी? तीसरी लोकसभा 1962 से लेकर 1967। तीसरी लोकसभा थी 1962 से लेकर 1967, और तीसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि 1965 में सरदार हुकुम सिंह ने किस चीज की मांग की थी? उन्होंने कहा पंजाब को दोबारा बनाओ, तो उसने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी। पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी, और पंजाब पुनर्गठन की मांग पर ही आप याद कीजिए 23 अप्रैल 1966 को कौन सा आयोग बना था? आप याद कीजिए 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना था, जिसे इतिहास में बोलते हैं साहा आयोग। और इस साहा आयोग ने ही, आप याद कीजिए, इस साहा आयोग ने ही पंजाब का 35.18% भाग, 35 पॉइंट जरूर याद रखेंगे, 18% भाग हरियाणा को दिया। और 1 नवंबर 1966 को मेरे दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का 17वां राज्य बन गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना है? तो 17वां राज्य बना है। किसकी मांग पर बना है? सरदार हुकुम सिंह की मांग पर बना है, यह जरूर याद रखेंगे। और सरदार हुकुम सिंह कौन थे? तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, यह जरूर याद रखेंगे। सरदार हुकुम सिंह की मांग पर हरियाणा का गठन हुआ है, यह जरूर याद रखेंगे। ये तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी, और साहा आयोग ने पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया था, यह जरूर याद रखेंगे। हेलो,
क्लासें कैसी लग रही है बता दीजिए। जबरदस्त। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बताऊं, मेरी क्लास के बाद मैथ की होगी और फिर साइंस की क्लास होगी। हर रोज हमारी 3 से 4 क्लासें रहेगी। हर रोज हमारी 3 से 4 क्लासें रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और जबरदस्त सेशन रहने वाला है दोस्तों। ये मैं आपसे वादा करता हूं, जबरदस्त सेशन रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। ये मेरी टीम पे मेरे को विश्वास है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। ये प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी समाधि हरियाणा की किस स्थान पे है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। मैं कहूं जबरदस्त सेशन रहने वाला है अपना, जबरदस्त। ठीक है, 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और पुंडरी तीर्थ आप सभी को याद है, तो आपका आंसर हो गया पुंडरी तीर्थ। ये जरूर याद रखेंगे, पुंडरी तीर्थ आपका आंसर हो गया। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए आगे वाला, टाइम का अभाव है तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये प्रश्न करवाऊंगा लास्ट में, क्योंकि मेरे को टाइम 7:15 बजे तक का दिया गया है, क्योंकि मैथ के सर अपने तैयार है। हेलो राधे। ठीक है, अगली मैथ की क्लास होने वाली है। हरियाणा क्षेत्र में किस काल की सभ्यता, शीशवाल सभ्यता को किस नाम से, आप सभी को पता है, ये बहुत ही आसान प्रश्न और कई बार एग्जामों में आ चुका है, तो आप याद कीजिए। नवपाषाण कालीन सभ्यता है ये, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल सभ्यता है, ये जरूर याद रखेंगे। कैसी सभ्यता? नवपाषाण काल। इट्स ओके, क्लियर? नवपाषाण काल। सीसवाल की बात करें तो आप सभी परिचित हैं। जो सीसवाल जो है, आप याद कीजिए 1967 और 68 में इस स्थल पर जो कार्य किया था, वो कार्य किया था डॉक्टर सूरज भान ने। किसने कार्य किया था? सूरज भान ने कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा में खोजा गया, आप याद कीजिए, हरियाणा में खोजा गया ये पहला सिंधु स्थल, खोजा गया यह पहला सिंधु स्थल, ये जरूर याद रखेंगे। पहला सिंधु स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा पहला सिंधु स्थल है? तो सीसवाल। सीसवाल है किस जिले में सर? तो सीसवाल हमारा है वो दोस्तों हिसार में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, दृष्टदाती नदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी नदी के किनारे ये स्थल है? तो दृष्टदाती नदी के किनारे ये स्थल है, ये जरूर याद रखेंगे, शीशवाल। तो शीशवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलें और देख लीजिए आगे वाला प्रश्न। किस राज्य, हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती? राज्य नहीं होगा भाई, ये जिला हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है? ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हरियाणा के किस जिले की सीमा, ठीक है, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है? हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है? तो जरूर याद रखेंगे, एक सीरीज है, जो सीरीज आप याद कर लो अच्छी तरह से। राजस्थान को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 7। उत्तर प्रदेश को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 7। फिर पंजाब को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 7। हिमाचल प्रदेश को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 3। उत्तराखंड को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 1। फिर दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 4। और चंडीगढ़ को हरियाणा का कितना जिला छूता है? 1। तो एक तो जिला है, जरूर याद रखेंगे, रोहतक। और एक जिला है, जरूर याद रखेंगे, चरखी
चरखी दादरी, ये 2 जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ये जरूर याद रखें। कौन से जिले? रोहतक और चरखी दादरी। तो इसमें से कौन सा जिला हो गया? जींद है वो पंजाब को छूता है, झज्जर है वो किसको छूता है? तो झज्जर अपना नेक्स्ट दिल्ली को छूता है, रोहतक नहीं छूता भाई किसी को भी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जरूर याद रखें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ए। चलिए, हरियाणा में कितने जिले हैं? जल्दी बता दीजिए। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 22। कितने जिले हरियाणा में? 22 जिले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, भाखड़ा नहर सिंचाई हरियाणा के किस जिलों में होती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपको पता ही है। चलिए आगे, क्योंकि टाइम का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा। चलो, आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर देता हूं। कल हम मिलेंगे, इसी सीरीज को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय